नमस्कार, स्वागत है आपका गणतंत्र भारत की आवाज़ में। मैं आपके साथ महेंद्र राणा। अभी हम आए हुए हैं यहाँ पे सरकार मोर्चा के जो एक लीडर हैं, इनसे बात करते हैं। देवेंद्र जी मेरे साथ खड़े हुए हैं। देवेंद्र जी से जानकारी लेते हैं कि क्यों इन्होंने इस पार्टी ये जो है इसको मोर्चे की शुरुआत की और इसका लक्ष्य क्या है और ये कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, क्या-क्या इनकी कार्यशैली है। तो देवेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है जी आपका। नमस्कार राणा जी। हाँ, बताइए सर। देखिए, जब पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ था, तो हम हर राजनीतिक पार्टी के पास गए और उनके नेताओं को बोला और हमने उनको समझाया इस पूरे के पूरे लॉकडाउन की, इस पूरे षड्यंत्र की और इस पूरे के पूरे वैक्सीन की सच्चाई को और मास्क की सच्चाई को बताया कि ये क्यों हो रहा है, लोगों के माइंड को किस तरह से प्रोग्राम किया जा रहा है। एक नई व्यवस्था आ रही है, उस व्यवस्था में आपको ढालने के लिए सब कुछ हो रहा है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर हम सामाजिक संगठनों के पास गए, वहाँ पर भी उन्होंने हमको कहा कि यदि हम बोले तो हमारे ऊपर ऊपर से प्रेशर है डीसी की तरफ से कि तुम बोले तो तुम्हारे एनजीओ की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। फिर हम दूसरे लोगों के पास गए जो समाज में बोलते थे, जो चौधरी लोग थे, या तो वो टीवी के द्वारा मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा प्रभावित थे और वो उसी भाषा को बोल रहे थे, या फिर वो अपनी भाषा नहीं बोल पा रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, और वो ऐसा महसूस करते थे कि हम अकेले हैं, हम बोलेंगे तो पूरी मीडिया हमारे खिलाफ हो जाएगी। फिर हम जब आरडब्ल्यूए के उनके पास प्रेसिडेंट्स के पास गए, हम लोगों गांव के सरपंचों के पास गए, मेयर के पास गए, हम लोग चेयरपर्सन्स के पास गए, तो हम सबने देखा कि वो सारे लोग पूरी योजनाबद्ध तरीके से इस तरह से मैनेज किए हुए हैं कि बीजेपी की सरकार अगर हरियाणा में है तो सारे मेयर, सारे प्रधान, आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट तक सारे बीजेपी के हैं, यहाँ तक कि मार्केट कमेटियों के प्रधान भी उनके हैं। फिर हम जब राजस्थान में गए तो वहाँ सारे कांग्रेस के मिले। फिर हम जब दूसरे स्टेट में गए तो वहाँ उसी सत्ताधारी पार्टी के मिले जो दूसरे थे। इसका मतलब हमको समझ में आया कि लोगों की आवाज़ उठाने से पहले ही उनके रेजिडेंस इलाके में ही दबा दी जाए, इसके लिए पूरी योजना ये लोग पिछले 4-5 साल से करते जा रहे थे और साम दाम दंड भेद से उस जगह पर ऐसे आदमियों को बिठाया जा रहा था। फिर हमने देखा कोई नहीं बोलेगा, तो बहुत सारे संगठनों को लेकर के जो इस मुद्दे पर बोलते थे, जैसे जो राजीव भाई को सुनते थे, जो आर्य समाज के लोग थे, जो और क्रांतिकारी लोग थे जिनको मालूम पड़ गया था, जो आयुर्वेद पे काम कर रहे थे, जो होम्योपैथी पे काम कर रहे थे, जिनको मालूम था इस पूरे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, जो रिसर्चर थे, फिर हमने उनको साथ लेकर के आगे बढ़ने का निर्णय लिया और ये कहा कि हम लोग एक मोर्चा तैयार करते हैं अलग अलग संगठनों का। लेकिन जब भी कोई संगठन खड़ा होता है तो उस संगठन को जब आगे बढ़ता है, तो जब उसके साथ ज़्यादा लोग जुड़ जाते हैं तो बाद में वो पॉलिटिकल हो जाता है और इस तरह से लोगों के भरोसे को तोड़ देता है। अब वो क्योंकि सबको साथ लेके चलना है तो कॉम्प्रोमाइज़ेज़ भी बहुत करने पड़ते हैं। तो इसीलिए हमने तय किया कि हम लोग इस मोर्चे को ओपन रखेंगे, इसका कोई प्रधान नहीं होगा, इसमें हर कोई सदस्य रहेगा, यानी मैं भी सदस्य और यहाँ खड़ा हुआ हर व्यक्ति सदस्य है। और इसमें यह रहेगा कि अगर कोई व्यक्ति समाज के लिए काम कर रहा है, वो उसको मोर्चे का सदस्य माना जाएगा। कोई समाज के खिलाफ काम कर रहा है, वो मोर्चे से उसका कोई लेना देना है नहीं। सीधी सा एक ही नियम है, समाज के फायदे में है तो मोर्चे का है, समाज के खिलाफ है तो मोर्चे का नहीं है। देवेंद्र मैं भी जी। सदस्य, आप भी सदस्य बनकर आगे बढ़ें। और जो नेचुरल लीडरशिप इवॉल्व होती है कि आपने 20 लोगों को खड़ा किया, आपको खेती पर काम करना है, आप खेती के लिए इवॉल्व हो जाइए, आपको एजुकेशन पर करना है एजुकेशन के लिए, आपको जिस मुद्दे पर काम करना है, आप राजनीति करना चाहते हैं तो राजनीति के लिए समाज से अच्छे लोगों को निकालिए और आप राजनीति के लिए काम कीजिए। यानी कि आप इवॉल्व करिए अपने आप को, जैसे ही आप गलत काम करेंगे मोर्चा आपसे दूर हो जाएगा, मोर्चे का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो समाज के लिए बेहतर काम करने वाले लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है जो अपनी ही संस्था का बढ़ावा देंगे, वो अपनी संस्था का प्रचार कीजिए, आप अपना काम कीजिए। जैसे ही आप सांप्रदायिक बात करोगे, जैसे ही आप हिंदू मुसलमान करोगे, जैसे ही आप जाट नॉन जाट करोगे, जैसे ही आप सिख नॉन सिख करोगे, राजपूत नॉन सिख करोगे, आपसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही आप समाज के सबको जोड़ने की बात करोगे, हर बच्चे को बचाने की बात करोगे, सच की बात करोगे, आप हमारे साथ हैं। हमने ये तय किया कि ऐसे लोग ही इसके अंदर आगे बढ़ेंगे जो पूरे समाज को साथ लेकर चलेंगे और जो भी आवाज उठाएगा इसमें बाकी के लोग उसका साथ देंगे, अगर वो समाज के हित की आवाज है। तो इसमें जितने संगठन जुड़ते जाएंगे, अगर एक संगठन के साथ सरकार कोई जाति करती है तो बाकी के संगठन सरकार से उसका सवाल पूछेंगे और एक टॉर्च बीरर की तरह जनता सरकार मोर्चा देवेंद्र जी काम करेगा। कैसे आप कह सकते हैं कि ये कभी भी पॉलिटिकल नहीं होगी आपकी ये जो इसलिए नहीं मोर्चा है? होगा क्योंकि जनता सरकार मोर्चा का पहला ही नियम ये था कि जिस व्यक्ति को यहाँ से माइक मिलेगा, जो व्यक्ति खड़ा होकर के बोलेगा, जिसके अंदर लोगों की स्वीकार्यता बनेगी, वो कभी चुनाव नहीं लड़ेगा। और यदि वो चुनाव लड़ेगा तो बाकी साथियों को हमने ट्रेनिंग दे रखी है कि उसकी ऐसी तैसी कैसे करनी है। तो मैंने अपनी ऐसी तैसी कैसे करनी है इसका तरीका बाकियों को बता रखा है
और बाकी लोग को कैसे करनी है वो तरीका। बाकी आपकी एक चीज़ अच्छी लगी, जो कि आप एक ऑर्गेनिक चीज़ों को या ऑर्गेनिक खेती या जो वैसी चीज़ें हैं उनको, जैसे मान लीजिए खेती में यूरिया हो गया या सब्जियों में हो गया, हर चीज़ में जो है यूरिया का जो आजकल हो रहा है, बढ़त हो रही है। पहले भी होती थी, फसलें होती थी, सारी चीज़ें होती थी, नेचुरल था सब कुछ। उसका चक्र जो है एक कमज़ोर हो चुका है। बस ये सत्य की लड़ाई है, इसमें जहाँ जहाँ गलत दिखाई देगा हम लोग उसी के खिलाफ बोलेंगे और इस लड़ाई को जारी रखेंगे। जीरो पर मैसेज करके आप हमसे वो रुपए का इतिहास नाम की किताब मांग लीजिए। अपना परिचय देने के बाद हम आपको एक किताब देंगे जिसके अंदर पूरी जानकारी दी हुई है कि बैंकिंग व्यवस्था शुरू कैसे हुई, आपके 1 रुपए की कीमत क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उस वैल्यू से आपको कैसे ठगा जा रहा है, आपके दादा के 10 रुपए कैसे आज के 10 रुपए में कन्वर्ट हो गए, और आपके दादा ने तो 10 रुपए के बदले में वहां पर 1.25 ग्राम सोना रखा हुआ था, वो 1.25 ग्राम सोना कहाँ गायब हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको किसी ने बताया ही नहीं कि आपके 1 रुपए की कीमत है 770 मिलीग्राम सोना, और वो 770 मिलीग्राम सोने के बिना जो भी सरकार 1 रुपया भी छापती है, 2 रुपया भी छापती है, 5 रुपया भी छापती है, वो फ्रॉड रुपया है। आप देखेंगे 2016 तक आपने देखा होगा 8 नवंबर को जब भारत की हुंकार है, जनता सरकार मोर्चा, जनता सरकार मोर्चा, जनता सरकार मोर्चा, चोर चुन की टक्कर में, चोर चुन की टक्कर में, चोर चुन की टक्कर में, निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। जय श्री राम। जय श्री राम। सर, आज आपने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, प्रशिक्षण शिविर आपको पिछले 2 दिन से चल रहा है, इस विषय पर आज आपने प्रेस वार्ता रखी। ये प्रशिक्षण शिविर जनता सरकार मोर्चा के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है, जिसका असली मकसद है व्यवस्था परिवर्तन के लिए लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना कि उनके साथ, उनके बच्चों के साथ, उनके पूरे गांव के साथ किस तरह से वैश्विक षड्यंत्र चल रहे हैं, जिसमें सरकारों में बैठे नुमाइंदे उन विदेशी ताकतों के हाथों में खेलकर वो आपके जल, जंगल, जमीन और जानवर को अपने काबू में करते जा रहे हैं। किस तरह से वो आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती के अंदर पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। किस तरह से उन्होंने ऐसा जीवन आपका बना दिया है कि आपके आधार कार्ड को आपके जीवन की सारी सेवाओं के साथ जोड़ दिया गया, आपका बैंक अकाउंट आधार से जुड़ जाए, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन उसके साथ जुड़ जाए, आपके मकान के कागज, खेत के कागज, गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन और जीवन के तमाम दस्तावेज अगर एक कार्ड के साथ जुड़ जाते हैं और कल को सरकार को दोबारा से आपके साथ जबरदस्ती ज्यादती करनी है तो उनको केवल एक आधार कार्ड को बंद कर देना है। पहले जब उन्होंने आपको कहा 2 साल पहले कि यदि आप ये सरकार की बात नहीं मानोगे, दूसरी डोज नहीं लगवाओगे तो आपको राशन नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी, हाजिरी नहीं लगाने देंगे, तनख्वाह नहीं मिलेगी, बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ पाएंगे, पेपर नहीं दे पाएंगे, रेल में नहीं चढ़ने देंगे, जहाज की टिकट नहीं मिलेगी और आपको बस की टिकट नहीं मिलेगी, मंडी में नहीं जा सकते, अपनी दुकान नहीं खोल सकते। ये सारे तमाम तरह के सरकारों ने प्रतिबंध लगाए। अगली बार जब उनको ये करना होगा तो वो आपके ऊपर इस तरह के प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, वो केवल आपका आधार कार्ड ही बंद कर देंगे, उसी में पूरे देश को कंट्रोल किया जा सकता है। आने वाले टाइम के अंदर एक नई बीमारी को लेकर के आ रहे हैं। ये बताना जरूरी है कि कौन से षड्यंत्र चल रहे हैं। जो केमिकल लोगों के शरीरों में डाला गया है, उस केमिकल से होने वाली मौतों की संख्या अगले साल और उससे अगले साल बहुत बढ़ने वाली है। खतरनाक तरीके से 5 से 6 लाख लोग, 5 से 6 गुना लोग मरने वाले हैं। उन लोगों की मृत्यु का दारोमदार वो किसके ऊपर डालने वाले हैं? एक नए अज्ञात वायरस और नई बीमारी के ऊपर। उस टाइम पे उस बीमारी का सहारा लेकर आपको बंद किया जाएगा घरों के अंदर और आपको बोला जाएगा कि अब आपका चालान जो है वो ऐसे नहीं कटेगा जैसे पिछली बार कट रहा था। अगली बार आपका चालान आपके चेहरे को देखकर किया जाएगा, क्योंकि आपका आधार कार्ड आपके चेहरे को रिकॉग्नाइज करने वाला अपडेट आपने करवा लिया है। अगली बार आपके हर चौराहे पर सीसीटीवी कैमराज होंगे। आप गाड़ी लेकर निकलोगे तो गाड़ी का चालान आपके खाते से कट जाएगा, आप मुंह लेकर निकलोगे तो आपके मुंह को देखकर आपका चालान कट जाएगा।
आप जो लेकर निकलोगे, मोटरसाइकिल लेकर निकलोगे तो उसका चालान खाते से कट जाएगा, और आपका आधार बैन मतलब आपकी सारी सेवाएं बैन। आपका बैंक खाता सील करने का प्लानिंग चल रहा है, आपको सबको कर्जे में डालकर प्लानिंग चल रही है, कर्जे में डालकर आपकी जमीन, मकान, दुकान सब कुछ हड़पने की योजना बनाई जा रही है, और सारी की सारी योजना बना रहे हैं पूंजीपति, और उसको अमली जामा पहना रहे हैं आपके ही प्रतिनिधि, आपके ही सेवक। आप सेवक कहते हो, तथाकथित सेवक, वो सेवक जो आपने बनाए थे, आपकी ताकत का इस्तेमाल करके वो लोग संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर, विधान परिषद में जाकर के वो बैठते हैं। उनका काम होना चाहिए वो आपसे पूछकर निर्णय ले, लेकिन वो काम करते हैं पूंजीपतियों से पूछकर। नीति आयोग किसने बनाया? नीति आयोग तो विदेशी ताकतों ने बनाया, उसका नाम तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। लोग उसको नीति का मतलब योजना मानते हैं। पीएम केयर फंड क्या है? प्राइवेट संस्था है जिसका मालिक है नरेंद्र मोदी, ना कि प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का राहत कोष होता था तो जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा होता था वो आदमी होता था, यानी कुर्सी उसका मालिक होती थी, हमारा प्रतिनिधि मालिक होता था। लेकिन एक व्यक्ति मालिक हो गया, आपसे जबरदस्ती पैसा वसूला गया दान के नाम पर, आपकी तनख्वाहों में से एक दिन की तनख्वाह काटी गई दान के नाम पर। किसान जब खेत के मंडी के अंदर अपनी फसल देने जाता था, 5 किलो अनाज जबरदस्ती काटा गया दान के नाम पर, आपसे जबरदस्ती पैसा वसूला गया और आपको बोल दिया गया कि आप देश के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। अब आपको पता चल रहा है कि जिस चीज के नाम पर लॉकडाउन लगाया था, जिसके नाम पर प्रतिबंध लगाया था, वो सारा फ्रॉड था। आपको पता चल गया होगा, उस पता चल गया है तो अब तो बोलना शुरू कर दो। आपके बच्चों को घरों के अंदर कैद करके, उनको स्कूलों से छुड़वा करके, उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया गया, उनके हाथों में टैबलेट पकड़ा दिए गए, और पता चला, अगले ही दिन पता चलता है कि गूगल सर्च बताती है कि 85% बच्चों ने उस टैबलेट के अंदर केवल अश्लील वीडियो को ही सर्च किया। आपके बच्चों को अश्लील वीडियो दिखा करके उनके दिमाग को ब्लॉक करके उनको बंद किया जा रहा है। आपको 24 घंटे आपके मोबाइल पर गंदी गंदी तस्वीरें, गंदी गंदी वीडियोज आती हैं। आपकी जरूरत के हिसाब से ऑनलाइन बेचा जा रहा है, पड़ोस का दुकानदार बर्बाद किया जा रहा है। आपके जरूरत के मुताबिक आपकी सड़कें नहीं ठीक की जा रही, बल्कि बड़े बड़े हाईवेज और बड़े बड़े ट्रैक बनाए जा रहे हैं जो कि अंबानी अडानी के सामान को लेकर जाने के लिए है, जहां किसान की बुग्गी भी बैन है, जहां किसान का ट्रैक्टर भी बैन है। वो जगह किसान से जबरदस्ती एक्वायर की जा रही है। जमीन अधिग्रहण के नए कानून बनाए जा रहे हैं जिसके अंतर्गत यदि आपके मकान की जमीन सरकारों को चाहिए, सॉरी पूंजीपतियों को चाहिए, तो पूंजीपति सरकार को बताएगा कि मुझे ये घर पसंद है, यहां पर बड़ा मॉल बनेगा, तो सरकार आपके खाते में पैसे भेज देगी डीसी रेट के हिसाब से, और आपको बोल देगी कि आप यहां से निकलिए। ये प्रैक्टिकल मध्य प्रदेश के अंदर हो चुका है। मैंने एक वीडियो के अंदर लीडर इंडिया चैनल के ऊपर इसका जिक्र किया है। मैंने बताया है कि आप लोगों की जमीनें, आपका मकान, आपकी दुकान, आपकी गाड़ी, आपकी ट्रैक्टर, सब कुछ कर्जे पर है, और वो कर्जे में दबा करके आपको और दबाना चाहते हैं, और वो एक ऐसी हालात पैदा करना चाहते हैं जब आप अपनी मर्जी से कहो कि मालिक हमको कुछ नहीं चाहिए, केवल खाने के लिए 2 रोटी दे दो। वो 2 रोटी के लिए आप तड़पो, और आपको वो फिर कहें कि कंडीशन ये रहेगी कि तुम्हें अपना गांव छोड़ना पड़ेगा, गांव छोड़कर तुमको शहर में शिफ्ट होना पड़ेगा। शहर में काम नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, तुमको कबूतर खाने बनाए हुए हैं हमने पहले ही केएमपी के आसपास जो बंद पड़े हैं, उन कबूतर खानों में आपको कैद कर दिया जाएगा। एक एक घर में, एक एक कमरे में, 10 बाई 10 के कमरे में 5-5, 10-10 लोगों को घुसा दिया जाएगा। तुमको रोटी यहाँ ड्रोन से दे दी जाएगी, तुम्हारे लिए ब्रेड आ जाएंगे जिसके अंदर नशा लिप्त होगा, जिसमें सरकार आपको पहले ही बता चुकी है 27,000 करोड़ रुपए की हीरोइन उन्होंने मुद्रा पोर्ट पर पकड़ी ही थी, आपको मालूम होगा। मीडिया के लोगों को बोलने नहीं दिया जाएगा। करनाल के अंदर आकर्षण उपल का केस आपने देखा होगा, उसने तहसीलदार से केवल सवाल पूछे थे, लेकिन उस आदमी को कितने महीने तक जेल के अंदर सड़ना पड़ा, ऐसी ऐसी धाराएं उसके ऊपर लगा दी गई, और कोई नहीं बोला, क्योंकि सबको यह मैसेज दे दिया गया था कि तुम भी बोले तो तुम्हारे चैनल भी ऐसे ही बंद करवा दिए जाएंगे। आपको कुछ नहीं करने दिया जाएगा। आप अपनी मर्जी से अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, आप अपनी मर्जी से अपने बच्चों को पैदा नहीं कर सकते। अगर नॉर्मल डिलीवरी करने की बात करोगे तो आशा वर्कर दाई के ऊपर मुकदमा दर्ज कर देगी। अगर आप अस्पताल में जाओगे तो आपको पूरा काटा जाएगा। आपको कहा जाएगा कि कोरोना के नाम पर तो आपका इलाज सरकार मुफ्त करेगी, आपका टेस्ट भी मुफ्त करेगी, पूरी एम्बुलेंस आपके घर आएगी, लेकिन आप एक्सीडेंट में तड़प रहे हो, आप कैंसर से तड़प रहे हो, आप बुखार से तड़प रहे हो, आपका बच्चा बीमार पड़ा है, आपको टीबी है, आपको दूसरी बीमारियां हैं, उसमें सरकार आपकी एक भी बात नहीं सुनेगी। अगर आप पेस्टिसाइड डालते हो तो आपको सब्सिडी दी जाएगी, और आप ऑर्गेनिक खेती करोगे तो आपकी जमीन होने ही नहीं जाएगी, क्योंकि आपकी जमीन इतनी हार्ड कर दी गई है कि आप उसके ऊपर खेती कर ही नहीं पाओगे। आपको
ऐसा जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा कि आप एक एक पाई के लिए मोहताज हो जाओगे। आपको पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए, आपको पूरी तरह से अपने ऊपर निर्भर करने के लिए ये वैश्विक षड्यंत्र करने वाले लोग इस देश के अंदर पूंजीपतियों की मदद से और हमारे नेताओं की मदद से, सरकारों में बैठे लोगों की मदद से हमारे बच्चों के लिए ऐसा भयानक भविष्य लेकर के आ रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते किस तरह के हालात आने वाले समय में होने वाले हैं। तृतीय विश्व युद्ध के हालात बन रहे हैं, नाटो आ रही है, पूरे देश के अंदर नाटो की आर्मी आकर के आपको बताएगी। प्रधानमंत्री पहले ही बोल चुके हैं, गृह मंत्री पहले ही बोल चुका है कि भाई हम लोग एक देश और एक वर्दी पर काम कर रहे हैं, सारी सेनाओं को खत्म करके एक वर्दी में ला करके कन्वर्ट कर दिया जाएगा, पेट्रोल डीजल 4 साल के बाद बैन कर दिया जाएगा। नितिन गडकरी का वो बयान आपने सुना ही होगा। जो अग्निवीर आ रहे हैं पास होकर के 4 साल बाद ही आएंगे, वो भी उस बयान के 4 साल बाद ही आएंगे, और 4 साल बाद उस टाइम पर एफसीआई के पास अनाज भी नहीं होगा, खेत के अंदर किसान के पास बोने के लिए अनाज नहीं होगा, क्योंकि उसके बीज बांझ हो जाएंगे, क्योंकि बाजार से जो उसको बीज मिलता है वो बीज पैदावार होगी ही नहीं। ऐसे बीज उन्होंने अभी अभी पीछे टेस्टिंग करके कुछ किसानों को दिए थे, आपने देखा होगा। वो खेतों से, वो बाजार से बीज लेकर के आए, खेत में उसने बीज बोया, उसमें कोई बाल ही नहीं आई, उसके अंदर कोई फसल ही नहीं हुई, तो उसको उसके ऊपर ट्रैक्टर चलाना पड़ा। आपने देखा होगा, आपने देखा बीमार बीज होगा तो बीमार औलाद होएगी, बांझ बीज होगा तो बांझ औलाद होएगी। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, इस तरह की तरीके से चलते चलते किसान के पास अपना बीज नहीं बचेगा। किसान के पास छोड़िए, किसी गांव के पास अपना झोटा, अपना बैल नहीं है, किसी के पास डंगरों का बीज नहीं है। ये बीज की तकनीक किसके पास है? आपको पता चले बिल गेट्स ने स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट के अंदर, नॉर्वे के अंदर बैठ करके सारे बीजों का संरक्षण किया हुआ है, और बीज का कानून लेकर के आ रहे हैं कि किसान अगर ये साबित नहीं कर पाया उसने बीज कहां से खरीदा, यानी अपना बीज नहीं बो सकता, वो उसको खरीदना ही पड़ेगा। अगर वो ये साबित नहीं कर पाएगा कहां से बीज लाया, तो उसको 3 साल की कैद कर दी जाएगी। पानी अगर आपके पास समर्सिबल से आप लेते हो तो आपको 10,000 रुपया साल का देना पड़ेगा, लेकिन यदि आप टंकी से पानी लेते हो तो आपको आधार कार्ड के साथ जोड़ना पड़ेगा, और आधार कार्ड बैन तो आपका पानी बैन, रसोई गैस बैन, आपका चूल्हा बैन, आपकी रोटी बैन, आपका खाना बैन, आपका खेत बैन, आपका बीज बैन। आपके पास क्या बचा है? देश के लोगों के अंदर 70% लोगों में नपुंसकता और बांझपना, ये आधिकारिक रिपोर्ट है आपके मेडिकल डिपार्टमेंट की, तो आपको समझ में आना चाहिए बीज खतरे में है इस देश का, जमीन का बीज भी, डंगरों का बीज भी और इंसान का बीज भी। इसीलिए नस्ल बचाओ रैली जो 19 नवंबर को जनता सरकार मोर्चा के तत्वाधान में करनाल में होने जा रही है, उसमें तमाम किसान संगठन, सारे के सारे रोडवेज कर्मचारी, सारे के सारे ओआरओपी पर बोलने वाले, पुरानी पेंशन मांगने वाले, बेरोजगारी भत्ता चाहने वाले, बेरोजगार बच्चे रोजगार चाहने वाले, नौजवान स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर शिक्षा के ऊपर लड़ने वाले, आप रेलवे वाले, एलआईसी वाले, सरकारी टीचर, स्कूल बर्बाद होने से बचाने वाले, गांव बर्बाद होने से बचाने वाले, सारे सरपंच जिनकी सारी पावर को खा गए ये लोग, गांव के अंदर सरपंच कुछ नहीं कर पाएगा। डिजिटल करेंसी आ रही है सीबीडीसी, जो सेंट्रली कंट्रोल्ड होगी। आपका पैसा खत्म करके ये लोग धीरे धीरे बैंकों को खाली कर रहे हैं। बैंकिंग के अलावा सब कुछ कर रहे हैं। बैंक आपकी बीमा पॉलिसी कर रहे हैं, बैंक आपको लोन दे रहे हैं, लेकिन पैसा जमा न कराने का काम बैंक नहीं कर रहा, पैसा निकलवाने का काम बैंक नहीं कर रहा, वो आपको एटीएम मशीन में करना पड़ेगा। पैसा ट्रांसफर करने के लिए आपके हाथ में मोबाइल दे दिया गया है, और आपको पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए सारे का सारा षड्यंत्र चल रहा है। आपको समझना पड़ेगा कि एक एक आदमी जो अलग अलग होकर के लड़ रहा है, इस लड़ाई को नहीं लड़ सकता। इसलिए जनता सरकार मोर्चा बना, मोर्चे ने अपना नियम बनाया, कोई प्रधान नहीं होगा, कोई हेड नहीं होगा, कोई सब के सब इसके अंदर पैर होंगे, हाथ होंगे, सब कुछ होगा, चेहरा नहीं होगा और हेड नहीं होगा। इसीलिए आप आइए, आप सब लोग अपनी डिमांड करिए। किसान के लिए मजदूर बोलेगा, मजदूर के लिए रोडवेज बोलेगा, रोडवेज के लिए रेलवे, रेलवे के लिए एलआईसी। जब सारे मिलकर एक दूसरे के लिए बोलेंगे तो समाज इकट्ठा होगा। एक एक बच्चे को बचाने के लिए, अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य के लिए जब सब लड़ेंगे तो समाज इकट्ठा होगा। समाज इकट्ठा होगा तो लड़ पाएगा तो इनसे जीत पाएगा। अगर आप लड़ने के लिए घर से निकले ही नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा कि किससे लड़ना है, कौन षड्यंत्रकारी है, कौन आपको बच्चों को मारने का षड्यंत्र कर रहा है। ये बताने के लिए, लोगों को जगाने के लिए, ये कहने के लिए कि आइए हम इकट्ठा होते हैं, सरकार को बताते हैं कि ये देश की जनता मालिक है, उनसे पूछे बिना तुम उल जुलूल कोई भी कानून पास करते जा रहे हो, हमारी नौकरियां खा रहे हो, हमारे डिपार्टमेंट बेच रहे हो, सारा सिस्टम प्राइवेट कर रहे हो, हेल बेच दिया, रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, बेल बेच दिया, आपका एलआईसी बेच दिया, रेलवे बेच दिया, आपकी जमीनों को जबरदस्ती काबू करके भूमि अधिग्रहण कानून के तहत इनको काबू किया जा रहा है। एक गाय से ज्यादा नहीं पाल सकते, ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं।
बिना मास्क के निकल नहीं सकते, ये ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं। बीमारी के नाम पर आपको जबरदस्ती क्वारंटाइन किया जा सकता है, आपकी टेस्टिंग की जा सकती है, आपके शरीरों में केमिकल डाला जा सकता है, ये कानून बनाए जा रहे हैं। हेल्थ बिल आ रहा है, पेंडेमिक ट्रीटी आ रही है, आपको क्या क्या बताएं क्या क्या आ रहा है। इन सब षड्यंत्रों से पहले ही अगर आप जान गए और अपने बच्चों को बचाने के लिए निकल गए तो शायद आप अपने बच्चों को बचा लोगे, लेकिन यदि आप नहीं निकले तो आ रहा है एक राक्षस आपके बच्चों को निकल जाएगा। अपने बच्चों को बचाने के लिए आने वाली लड़ाई के अंदर एक दूसरे का हाथ बटाने के लिए, इकट्ठा होकर के लड़ने के लिए आप आइए, आकर के लोग एक दूसरे का हाथ बटाए। इसीलिए आप सबको इकट्ठा करने का काम, सारे समाज के अच्छे मोतियों को पिरोने का काम जनता सरकार मोर्चा के साथी कर रहे हैं। हर जिले में लोग लगे हुए हैं, जगा रहे हैं, बता रहे हैं, बुला रहे हैं, आप आइए, आप सब लोग आइए। 1 लाख से ज्यादा लोग अगर करनाल के अंदर आते हैं तो हम सरकार को बता सकते हैं कि देश के लोग जाग रहे हैं, लोग मांग रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हम मालिक हैं। मालिक को भिखारी मत बनाइए, हर जगह पर भिखारी बना के रख दिया हमको पेंशन चाहिए हर चीज के अंदर। अगर आप रंडवे हैं तो भी पेंशन दोगे, अगर आप विधवा हैं तो भी पेंशन दोगे। समाज की व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है। बच्चों के स्कूलों के अंदर आधार कार्ड की जबरदस्ती थोपी जा रही है। आपको कोई भी काम करना है, आधार कार्ड की जबरदस्ती थोपी जा रही है। आपको सब जगह पर कागजों की जबरदस्ती थोपी जा रही है। हमको जबरदस्ती नहीं चाहिए, हमको इस जबरदस्ती से आज़ादी चाहिए। इस आज़ादी के लिए ही ये लड़ाई लड़ी जा रही है। आज़ादी की वो लड़ाई लड़ने के लिए आज़ाद ख्याल के लोग करनाल के अंदर इकट्ठा हो रहे हैं नस्ल बचाओ रैली में। उन लोगों के बीच में कुछ लोग हैं जो अपने कर्जे की मुक्ति के लिए आए हैं। पूरे देश के अंदर आपको कर्जे के नाम पर किस तरह से काबू कर लिया इन बैंकों ने, कैसे मालिक बना लिया, और अब बैंकों को प्राइवेट करने की तैयारी चल रही है। 99% लोगों की सारी जमीन, मकान, दुकान, ट्रैक्टर, गाड़ी सब कुछ कर्जे पर है। और आप लोगों की वो सारी जमीनें अगर बैंकों की हो गई तो आप मानिए, बैंक अगर अडानी के हो गए तो अडानी मालिक हो जाएगा। और अडानी का तो मालिक कौन है? शेयर मार्केट। और शेयर मार्केट का मालिक कौन है? वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में। और उसका मालिक कौन है? जो लंदन में बैठे हैं। और उसका मालिक कौन है? जो इजराइल में बैठे हैं। इसलिए इजराइल आ रहा है। इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के नाम पर आपके बीजों को खत्म करने, सब्जी खत्म करने, आपके डंगर खत्म करने, आपका बीज खत्म करने, आईवीएफ की टेक्निक इजराइल से आपकी जितने जोड़ साफ करने